हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार से संबंधित फरवरी माह के वे सभी करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं जो कि हमारे आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ जानकारियों को भी देख लेते हैं। जन केंद्रित कृषि प्रसार सेवाओं के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को मुंबई में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। मुंबई में चलने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह अवार्ड प्रदान किया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपने प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित मीडिया सेंटर के माध्यम से चलाए जा रहे आईसीटी आधारित ई एक्सटेंशन और सूचना प्रसारण प्रणाली परियोजना के द्वारा किसानों को ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। इसके तहत जिले के 21 कृषि विश्वविद्यालय केंद्रों से नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 से अधिक किसान एक रणनीति के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय से प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसान खेतों में चल रही गतिविधियों और वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे खेती को सीधा प्रसारण देख पाते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायत विभाग हर वर्ष देश के उत्कृष्ट ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चयन करता है। इस वर्ष देश भर के 700 से अधिक सरकारी संस्थान ने इसके लिए आवेदन किया था। तो यह जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, इसे किसके लिए दिया गया था? इसे दिया गया था जन केंद्रित कृषि प्रसार सेवाओं के लिए, यह याद रखिएगा। और इसे मुंबई में दिया गया था। और यह जो अवार्ड है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा शिकायत विभाग के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुकेश कुमार। पटना के फुलवारी शरीफ के ईसोपुर गांव के मुकेश कुमार को वर्ष 2020 का इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड जीव विज्ञान में भारत से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में संपादित उनके पीएचडी शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यह मुकेश कुमार को जो यह अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है उनके द्वारा शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए। ठीक है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे यश वर्मा। गया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक छात्र यश वर्मा को बिहार के छपरा में प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पर्यावरण क्षेत्र के लिए इन्होंने कई कार्य किए हैं। वृक्षारोपण, प्लास्टिक छोड़ो अभियान, जल बचाओ अभियान के साथ साथ सामाजिक हितों में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने कई स्लम एरिया को गोद लिया है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा एड्स जागरूकता अभियान भी इनके द्वारा चलाया गया था। इसी क्षेत्र में अत्यधिक अच्छे कार्य के लिए यश वर्मा को जो है वह राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उद्योग जगत में अनुसूचित जाति व जनजाति की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 11%। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे औरंगाबाद। नेक्स्ट, बिहार के नल जल योजना के तर्ज पर देश में इसी तरह का कौन सा प्रोग्राम चलाने की योजना बनाई गई है? तो उत्तर हो जाएंगे जल जीवन मिशन। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे साफ जल और साफ सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का जो जल जीवन मिशन था, जल जीवन प्रोग्राम था, उसी के तहत जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा और इसके लिए टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 2 दिवसीय अंगिका महोत्सव 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। भागलपुर में 2 दिवसीय अंगिका महोत्सव का आगाज जवाड़ीपुर स्थित वृंदावन विवाह भवन में 1 फरवरी से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यह कहां पर किया गया था? जवाड़ीपुर स्थित वृंदावन विवाह भवन में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, अंगिका महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्लास्टिक बोतल से वस्त्र तैयार करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अगेन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड। ट्रेन से सफर करने के बाद खाली प्लास्टिक की बोतलें अब कूड़े के ढेर में नहीं जाएंगे, इनसे टी शर्ट और टोपी का निर्माण होगा। पूर्व मध्य रेलवे ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की है। इसके लिए मुंबई की एक कंपनी से समझौता किया गया है। कुछ टी शर्ट बनाकर तैयार भी की गई है और उसे दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है। ये टी शर्ट हर मौसम में आरामदेह व आधुनिक फैशन के अनुसार हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी पहल है रेलवे के द्वारा, तो और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो इसे किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसके उत्तर हो जाएंगे बिहार। राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इसे देश का पहला ग्रीन बजट बताया गया है। इसमें 9 अगस्त को 2,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही जल जीवन हरियाली योजना पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। तो इसे याद रखेंगे, इसमें जो है 2,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है और इसमें कुल जो है 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। किसमें? तो जल जीवन हरियाली अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है बिहार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है उद्यान निदेशालय तथा कृषि विभाग के द्वारा पुष्प महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना के ज्ञान भवन में। इस पुष्प महोत्सव 2020 का राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन ज्ञान भवन सम्राट अशोक कॉन्क्लेव पटना में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुष्प रंगोली, गुलदस्ता, माला, गजरा, पुष्प से बनी विभिन्न कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के कैक्टस, बोनसाई तथा मौसमी फूल का प्रदर्शन है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में फूल से संबंधित सभी सामग्रियों तथा फूल का पौधा, गमला स्टैंड एवं अन्य सामग्री बिक्री की व्यवस्था भी की गई थी। इस राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार के पुष्प उत्पादक कृषकों एवं पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो यह याद रखेंगे कहाँ किया गया था? तो पटना में। यह बस याद रखिएगा कि यह पटना में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 20वीं ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। डेहरी ऑन सोन में 20वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता 2020 का शुभारंभ बिहार सैन्य पुलिस 2 BMP 2 यानी कि परेड मैदान में किया गया। चैंपियनशिप में 3 राज्यों की टीमें शिरकत कर रही थी। इस कंपटीशन में कुल 13 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, यह रोहतास में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस अधिकारी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर शैलजा शर्मा।
बिहार के सहरसा जिले को ई गवर्नेंस के माध्यम से लोक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड के लिए चुना गया है। मुंबई में आयोजित 23वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिले की पदाधिकारी सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वह किया गया शैलजा शर्मा को। ठीक है, शैलजा शर्मा जिले की पहली जिलाधिकारी होंगी जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त होगा। आपको बता दें कि वर्ष 1997 से प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लगातार किया जा रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शैलजा शर्मा को। और यह कहाँ के है और यह कहाँ की जिला पदाधिकारी है, तो वह है सहरसा जिले की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट, भागलपुर में मंजूषा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 15 से 21 फरवरी के मध्य। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से सैंडिस कंपाउंड के मैदान में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया और यह आयोजन जो है 15 से 20 फरवरी के मध्य किया गया था। तो यह याद रखिएगा कि मंजूषा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह भागलपुर में किया गया था, भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में। ठीक है, और यह 15 से 21 फरवरी के मध्य यह आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। पोषण वाटिका मॉडल बिहार के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्णिया। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां करीब 4000 स्कूलों में जैविक तरीकों से सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। यह सब्जियां बच्चों के सहयोग से उपजाई जाएंगी ताकि बच्चे पोषण के महत्व को समझें तथा इन सब्जियों का उपयोग बच्चे अपने मिड डे मील में कर सकेंगे। इससे उन्हें पोषक युक्त हरी और ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी जो उनमें एनीमिया और कुपोषण को खत्म करेंगे। इस प्रोजेक्ट को पूर्णिया जिले में सितंबर 2016 में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। तब पूर्णिया के 100 मिडिल स्कूलों में यह प्रारंभ हुआ था। वहां इसकी शानदार सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया गया है। फिलहाल इसे बिहार के 4012 स्कूलों में शुरू किया जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो के 6ठे संस्करण 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गांधी मैदान पटना में। राज्य की औद्योगिक प्रगति और निवेश की संभावनाओं तथा उपलब्ध संसाधनों को प्रदर्शित करते हुए BIA का डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 6 फरवरी से गांधी मैदान में प्रारंभ हुआ। एक्सपो में बिहार के उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों से बिजनेस टाइप पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दौरान बिहार के उद्यमियों को अन्य राज्यों की औद्योगिक प्रगति क्षमता से भी रूबरू कराया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के उपक्रम NTPC, IOC, आयुध निर्माण इकाई, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पटना मेट्रो, भारतीय रेल आदि को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो बिहार एक्सपो का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गांधी मैदान पटना में। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सक्षम फिट इंडिया वॉल्केथन का आयोजन किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है सक्षम फिट इंडिया वॉल्केथन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भोजपुर तथा मधेपुरा। नेक्स्ट, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर। बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन शनिवार से बिहार विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों के अलावा कई जाने माने इतिहासकार शामिल हुए। अधिवेशन में 2 दिनों तक प्राचीन भारत से लेकर समकालीन भारत के इतिहास में बिहार के योगदान पर चर्चा की गई। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे कि बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन जो है वह मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सौरभ राज। मोतिहारी के सौरभ राज को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर दिया गया है। विगत 2 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में नेपाल प्रांत के समाज कल्याण मंत्री जीवन घिमिरे ने अवार्ड के रूप में ट्रॉफी व सर्टिफिकेट प्रदान किया। नोबेल सिटीजन अवार्ड कमेटी की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को लेकर अलग अलग लोगों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो बिहार से जो है सौरभ राज को यह अवार्ड दिया गया, नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की खेती पर राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है। यानी कि फूलों की खेती जो करेंगे उन्हें राज्य सरकार के द्वारा कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50%। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को 50% अनुदान देने की घोषणा की है। पिछले 15 वर्षों में राज्य में फूलों की खेती लगभग 9 गुना बढ़ा है। दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान में राज्य में 862 हेक्टेयर में फूलों की खेती की जा रही है। कुल उत्पादन 10,000 मैट्रिक टन से अधिक है। ठीक है। राज्य सरकार इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। राज्य में गेंदा, गुलाब, जरबेरा, डच रोज, गुलदाउदी, रजनीगंधा आदि की खेती की जाती है। ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि याद रखिएगा कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है फूलों की खेती पर, तो 50%। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानमंडल भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 100वां। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे याद रखेंगे। वर्ष 1920 बिहार और बिहार की विधायिका के इतिहास में खास मायने रखता है। इसी वर्ष बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था एवं राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। यही नहीं, इसी साल बिहार विधानमंडल के मुख्य भवन का निर्माण का कार्य भी संपन्न हुआ था। इस दृष्टि से अभी बिहार को पूर्ण राज्य बने 100 साल हो गए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली अभियान के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अजीत कुमार। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अजीत कुमार को जल जीवन हरियाली योजना का उप मिशन निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। फिलहाल वे मोतिहारी में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर तैनात हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवीण चौहान को हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। वह किस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो वह कार्य कर रहे हैं हैप्पी हैंड। इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क गया के प्रवीण चौहान को द विजन ऑफ अंत्योदय के तहत सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री चौहान को 12 फरवरी को उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रवीण चौहान महाबोधि मंदिर से निकले फूलों से निकले ऑर्गेनिक कलर से रंगे खादी के वस्त्र तैयार करवाते हैं। यानी कि फूलों का जो रस निकलता है उसके कलर से वस्त्र को तैयार करवाते हैं, जिसमें कई महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। पिछले 1 साल में 25,000 मीटर खादी की रंगाई इस तरह के कलर से की गई है। इस खादी से बने वस्त्रों की डिमांड ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। इसी के कारण यह हैप्पी हैंड चलाने के कारण इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6ठा। यह याद रखिएगा कि हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। अभी हो सकता है कुछ डाटा चेंज हो जाए, तो हम लोग आने वाले जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें अपडेट करेंगे। तो इसे आप लोग फरवरी माह के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो बिहार का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 6ठा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लीची क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी ने बिहार में 1200 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने यह 1200 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो वह किया गया है कोका कोला इंडिया के द्वारा। देश में कोका कोला 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
यहाँ पे 11,000 करोड़ की जगह यहाँ पे 12,000 कर दीजिएगा, ठीक है। कंपनी का यह निवेश लीची से जुड़े उत्पादों के लिए होगा। इसका सबसे अधिक फायदा बिहार के किसानों को मिलने की उम्मीद है। यहाँ बता दें कि बिहार प्रमुख लीची उत्पादक राज्य है। इसके लिए बिहार में उन्नत लीची परियोजना की भी शुरुआत की गई है। यह कोका कोला कंपनी, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र और देहात ने मिलकर शुरू किया है। देहात यानी कि बिहार की एक संस्था है, यह देहात, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यह देहात ग्रामीण क्षेत्र से नहीं बल्कि यह एक संस्था है। इस योजना के तहत लगभग 80,000 लीची उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 3,000 एकड़ में पुराने लीची बागों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इसके साथ ही नई तकनीक से लीची के नए बागान लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार किसान एग्रो बिहार 20 किसान मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा जिसमें रोबोट के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना में। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा आईसीसी के सहयोग से गांधी मैदान पटना में दिनांक 14 से 17 फरवरी तक 4 दिवसीय एग्रो बिहार 2020 राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी सह किसान मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन माननीय मंत्री कृषि विभाग बिहार सरकार के डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। यह कृषि यंत्रीकरण प्रदर्शनी सह किसान मेला वर्ष 2011 से लगातार आयोजित किया जाता रहा है। सरकार के द्वारा राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा गुणवत्ता युक्त आधुनिक कृषि यंत्रों का अनुदान भी इसमें दिया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं बिक्री किया गया। तो यह महत्वपूर्ण है कि किसान एग्रो बिहार 20 नामक किसान मेला जो है यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पटना में आयोजित किया गया और यह जो है 2011 से लगातार यह प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी कि यह प्रदर्शनी जो है 2011 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के बाहर कहां पर खोला गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नई दिल्ली में भी अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने किया है। नई सुविधा से दिल्ली में रह रहे बिहार बोर्ड के छात्रों व अन्य को बार बार बिहार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे एक ही कार्यालय में कई कार्य करा सकेंगे। छात्रों को माइग्रेशन, डुप्लीकेट अंक पत्र, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदि की सुविधा एक ही स्थान पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आईटीसी समूह के द्वारा 1200 एकड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में बिहार में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है जिसके लिए बिहार को एग्रीकल्चर टुडे द्वारा बेस्ट स्टेट अवार्ड यानी कि अंडा उत्पादन में दिया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 44.72%। बिहार को कम समय में मुर्गी व अंडा उत्पादन में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे के द्वारा नई दिल्ली में एक समारोह में यह खिताब पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी को दिया गया है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने शुक्रवार को दिल्ली में फर्स्ट इंडिया पोल्ट्री अवार्ड 2020 का आयोजन किया था। राज्य में अंडा उत्पादन वर्ष 2015-16 में मात्र 100 करोड़ था। विभाग के प्रयास के कारण अंडा उत्पादन 2019-20 में उत्पादन 265 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भी 44.72% की वार्षिक वृद्धि के साथ ही राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक रही थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना यह है? 44.72%। ठीक है, यह 44.72% जो है इन्होंने बिहार ने यह वृद्धि दर हासिल किया है। और यह जो अवार्ड दिया जाता है वह दिया जाता है एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे के द्वारा। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, विशेष फसल की खेती के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितना अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 90%। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि 15 जिलों में 23 विशेष फसलों के लिए 90% तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें लीची, आम, अमरूद, केला व मखाना आदि के उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण है कि विशेष फसल जो होंगे उन सब के लिए 90% का अनुदान जो है वह दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एईएस तथा जेई बीमारियों के कारणों का पता लगाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे निम्हस। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 तक राज्य के कितने गांवों को मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की योजना तैयार की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6105। देश की 1 लाख ग्राम पंचायतों को पहले 6 महीनों तक मुफ्त में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसमें बिहार की भी 6105 ग्राम पंचायतें शामिल है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। 6 महीने के बाद 75% सस्ती दरों पर ग्रामीणों को यह ब्रॉडबैंड सेवा सरकार के द्वारा दी जाएगी। देश की दूरसंचार क्षेत्र की 4 बड़ी कंपनियों जिनमें वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के द्वारा यह सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि यह सेवा जो है 4 कंपनियों वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल के द्वारा दी जा रही है और पहले 6 महीना जो है वह मुफ्त में दिया जाएगा। उसके बाद 75% की सस्ती दरों पर यह ग्रामीण को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में केंद्र सरकार की योजना के तहत महिला शक्ति केंद्र स्थापित की जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। अब ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी, वे सशक्त होकर अपने अधिकार ले सकेंगी। इसके साथ साथ वे दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षा व अधिकार पाने में मदद करेंगी। इसके लिए क्षेत्र जिले में महिला शक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। इसमें कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता व पोषण के अवसरों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को और भी सशक्त बनाया जाएगा। महिला शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए राज्य के 5 पिछड़े औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार और जमुई का चयन किया गया है। केंद्र के संचालन के लिए जिले में एक वुमेन वेलफेयर ऑफिस व 2 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जाएगी। तो यह 5 जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, इसे याद रखना जरूरी है। वह है औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार और जमुई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार व जमुई, यानी कि 5 जिलों में जो है वह महिला शक्ति केंद्र स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आनंद किशोर। अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे ध्यान में रखेंगे। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था को कंप्यूटराइज करते हुए न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू कर परीक्षा आयोजन एवं रिजल्ट जारी करने तक की व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बोर्ड ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंटर एवं मैट्रिक का रिजल्ट देश में सबसे पहले जारी किया था। इसके फलस्वरूप परीक्षा आयोजन एवं परीक्षाफल प्रकाशन के मामले में बिहार बोर्ड ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही बिहार बोर्ड देश का पहला परीक्षा बोर्ड बन गया है जिसके पास अपना डाटा सेंटर है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आनंद किशोर, इसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है और यह आयोजन जो है मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्यार का पौधा। पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है।
पर्यावरण विभाग अपने करीबी लोगों को प्यार का एक पौधा भेंट करने और उसकी अच्छी देखभाल करने का अनुरोध करता है। राज्य में पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, यह पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा ऐसा अभियान प्रारंभ किया गया है, यानी कि प्यार का पौधा नामक अभियान शुरू किया गया है। तो यह प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, प्यार का पौधा यह शुरू किया गया है पर्यावरण व वन विभाग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक। पर्यावरण संतुलन और संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर पटना वासियों ने इस मैराथन में भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आयोजित SBI ग्रीन मैराथन में आम शहरी के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। पर्यावरण के प्रति चिंता को प्रदर्शित करते हुए यह आयोजन पूरी तरह इको फ्रेंडली माहौल में किया गया। आयोजन में हर चीज पर्यावरण के अनुकूल ही इस्तेमाल की गई। आयोजन के जरिए पटना नाइट्स ने हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुरक्षाएं उपलब्ध कराने का संकल्प जारी किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार का पहला मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट खोलने की मंजूरी कहां पर दी गई है? तो यह दी गई है मुजफ्फरपुर में। ग्रामीण इलाके में होने वाली बीमारियों पर शोध व जागरूकता के लिए कुढ़नी में रूरल हेल्थ एंड रिसर्च यूनिट खोलने की कवायद शुरू हो गई है। इसको डॉक्टर राजेंद्र मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना की 2 सदस्य टीम, सिविल सर्जन व जिला मलेरिया कार्यालय का दौरा किया गया है। सेंटर निर्माण पर करीब 5 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। ICMR दिल्ली व स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के बीच MOU होने के बाद 5 साल तक सेंटर संचालन RMRI पटना करेगा। उसके बाद इसको स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा कि मॉडर्न रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट खोलने की मंजूरी कहां पर दी गई है? तो यह दी गई है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी नामक जगह में। ठीक है, ये कुढ़नी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा कम पानी में अधिक धान उत्पादित करने वाले धान की नई कौन सी किस्म विकसित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्वर्ण शक्ति धान तथा स्वर्ण समृद्धि धान। ठीक है, यह 2 तरह के धान जो हैं इसकी नई किस्म विकसित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में मंगोलिया के बाद हेडेड गूज पक्षी बिहार के किस जिले में पाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। हवाई जहाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाले विदेशी पक्षी बार हेडेड गूज भागलपुर का मेहमान बनकर आया है। यहाँ का वातावरण उसे रास आ रहा है। खाने के साथ वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक सप्ताह से करीब 50 से 60 बार्ड हेडेड गूज भागलपुर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में दिख रहे हैं। स्थानीय भाषा में इस पक्षी को हंस, बड़ा हंस या सफेद हंस भी कहा जाने लगा है, जो हल्के भूरे रंग का होता है। इस पक्षी की कुल लंबाई 71 से 76 सेंटीमीटर और इसका वजन 1.87 ग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। याद रखेंगे कि यह कहां पर अभी पाया जा रहा है? तो भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बक्सर। बिहार के पहले कैंसर डिटेक्शन सेंटर की शुरुआत बक्सर में हुई है। अब जिले के कैंसर के मरीजों को प्रारंभिक जांच के लिए बाहर नहीं जाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल द्वारा जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में कैंसर जांच, टेलीमेडिसिन एवं OPD की सुविधा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का यह पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर है जिसका शुभारंभ बक्सर में किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, यह कहां पर किया गया है? तो बक्सर में, यानी कि राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर बक्सर में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इसके उत्तर हो जाएंगे मोनिका झा।
बेतिया की मोनिका झा को पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि के लिए लंदन में स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया। लंदन के थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन ने 20 फरवरी की शाम में मोनिका को यह अवार्ड लंदन में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया। जिस स्टोरी के लिए इन्हें स्टॉप स्लेवरी मीडिया अवार्ड मिला है वह स्टोरी फरवरी 2019 में factordata.com पर प्रकाशित हुई थी। आधुनिक तकनीक व सोशल मीडिया का नाजायज उपयोग कर भारत से की जा रही बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उजागर करती मोनिका की यह श्रमसाध्य रिपोर्टिंग बेहद चर्चित रही थी। ठीक है, तो यह इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो है, यह कहाँ की थी, तो बेतिया की। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें यह दिया गया है। और यह अवार्ड जो है वह थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 65वां अखिल भारतीय रेल सप्ताह का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। 65वां अखिल भारतीय रेल सप्ताह समारोह पटना में संपन्न हुआ। यह समारोह 10 से 16 अप्रैल के मध्य निर्धारित तिथि को हुआ। इसमें रेल मंत्री के साथ साथ भारतीय रेल के सभी जोन व रेल मंडल के बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए थे। भारतीय रेल के स्थापना दिवस पर रेल सप्ताह समारोह आयोजित किया जाता है। रेलवे बोर्ड की ओर से यह समारोह मुंबई व दिल्ली जैसे महानगरों में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष रेल सप्ताह का समारोह पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस IAS अधिकारी को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अमरजीत सिन्हा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 फरवरी 2020 के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सचिव के पद और पैमाने में प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। भास्कर खुल्बे 1983 बैच के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर से थे। उन्होंने PMO में सेवा दी है इससे पहले। अमरजीत सिन्हा 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह बिहार कैडर से थे। सिन्हा 2019 में ग्राम विकास सचिव के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार से जो है अमरजीत सिन्हा को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है और भास्कर खुल्बे जो कि पश्चिम बंगाल कैडर से थे उन्हें भी PMO में सेवा के लिए चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए EESL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे BSNL। ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने देश में 1000 सार्वजनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस करार के तहत EESL देश भर में BSNL के 1000 परिसरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। अब तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 66 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुके हैं। चार्जिंग स्टेशनों की पहुंच को बढ़ाने के इरादे से EESL ने अहमदाबाद नगर निगम, नोएडा प्राधिकरण, चेन्नई मेट्रो रेल निगम, जयपुर मेट्रो रेल निगम, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण और कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के साथ उनके संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर समझौता किया है। ठीक है, तो यह बस इसमें आपको याद रखना है कि यह जो है BSNL के साथ समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण योजना का शिलान्यास किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दरभंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मानू चनपट्टी से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 79.09 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत असराहा दरभंगा का 56.99 करोड़ रुपए की लागत से
560 बेडेड आवासीय विद्यालय एवं बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत बिरौल में 4.24 करोड़ रुपए की लागत से मदरसा रहमानिया अफजल 100 बेड वाले अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास किया है। तो यह महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना का शिलान्यास कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भागलपुर में किस ट्रेन का जन्म दिवस मनाया गया जो कि अब 43 वर्ष का हो चुका है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विक्रमशिला एक्सप्रेस। रेलवे ने यात्रियों की ट्रेन से परिवार की तरह जोड़ने के लिए भागलपुर जंक्शन में पहली बार शनिवार को भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस का 43वां जन्म दिवस मनाया। DRM यतेंद्र कुमार रेलकर्मियों व अन्य लोगों के साथ मिलकर इसका बर्थडे केक को काटा गया था। यह ट्रेन भागलपुर की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। विक्रमशिला एक्सप्रेस का उद्घाटन 6 मार्च 1977 को हुआ था। तो यह याद रखेंगे कि हाल ही में किसका बर्थडे मनाया गया है, तो वह विक्रमशिला एक्सप्रेस का 43वां बर्थडे इसका मनाया गया। ठीक है, और यह पहली बार कब शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 6 मार्च 1977 को। आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। उद्योग विभाग के द्वारा निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किया गया है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5%। उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद के अंतर्गत स्थापित किसी भी औद्योगिक यूनिट में 5% पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के 5% अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% अनुदान दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 128 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का निर्माण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भोजपुर। मानसिक समस्याओं से प्रभावित लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के मकसद से भोजपुर जिले के कोइलवर में लगभग 128 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य के प्रत्येक जिले में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा पहल की जा रही है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करने वाले 3 संस्थान माड़ीवाला हेल्थ फाउंडेशन, इंडियन लॉ सोसाइटी, पुणे एवं ऑल कॉल के साथ बिहार सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब ये तीनों संस्थान राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग के द्वारा मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी रिकॉर्ड की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 311 kVH। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में एजुकेशन प्राइड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आनंद किशोर। नई दिल्ली में आयोजित सेकेंड नेशनल एजुकेशनल एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर प्रमीला कुमारी प्रजापति। बिहार बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रमीला कुमारी प्रजापति को जिम्मेदारी दी गई है। यह नियुक्ति 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए की जाती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के वन्य जीव आश्रय क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले में फैले कैमूर वन्य प्राणी आश्रय क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में बाघों का आना जाना लगा रहता है। हाल ही में कई क्षेत्रों में बाघों के घूमने के प्रमाण मिले थे। उल्लेखनीय है कि कैमूर वन्य क्षेत्र का इलाका 1800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ सहित
कई अन्य जानवर पाए गए हैं। इस वन क्षेत्र की पहुंच छोटा नागपुर की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके तक है। इस कारण यह क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए बहुत बड़ा और अनुकूल इलाका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे केदार कानन। मैथिली साहित्य के सुपरिचित कवि, लेखक और अनुवादक सुपौल सदर के निवासी केदार कानन को साहित्य अकादमी ने अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की है। केदार कानन को यह सम्मान हिंदी के दिवंगत कवि केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह अकाल में सारस के मैथिली अनुवाद के लिए देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान इसी वर्ष आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह में दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत सम्मानित रचनाकारों को 50,000 रुपए की राशि एवं उत्कीर्ण ताम्र फलक प्रदान किए जाते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया है केदार कानन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 28 फरवरी। बिहार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी को किया गया। बिहार महोत्सव की शुरुआत साल 2006-07 में पहली बार कोलकाता से शुरू हुई थी। उसके बाद भारत के अन्य राज्यों के शहरों जैसे इलाहाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, गोवा में यह आयोजित हो चुकी है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और पूरे देश में एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता बनाए रखने के लिए तत्पर और कार्यरत है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि यह कब आयोजित किया गया था? तो 28 फरवरी को। कहां पर? तो गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस ने देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन स्थापित किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी ये देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन है। 199 महिला पुलिस की इस बटालियन में ज्यादातर महिलाएं थारू आदिवासी समुदाय से आती है। साल 2015 में इस बटालियन को बनाने के लिए इश्तेहार दिए गए थे। साल 2017 में अच्छी रिस्पांस आने पर लिखित परीक्षा हुई और महिलाओं को चुना गया। बता दें कि बिहार पुलिस में अलग से महिला बटालियन मौजूद है। हर साल 13 जुलाई बिहार स्वाभिमान पुलिस वाहिनी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा कि देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन जो है वह बिहार में स्थापित किया गया है और इस बटालियन का नाम क्या है? तो वह है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी और इसमें ज्यादातर महिलाएं जो हैं वह थारू आदिवासी समुदाय से आती है। तो ये थे हमारे फरवरी माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि बिहार से संबंधित थे। ये सभी करंट अफेयर जो हैं हमारे आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।